अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फायर वाटर की रिजर्वायर टैंक जो फायर फाइटिंग पंप के लिए यूज़ होती है, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो 3 तकरीबन हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट में टैंक का इंट्रोडक्शन या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो उसमें कौन कौन से पाइप्स की एक्सेसरीज लगती हैं और उसकी कनेक्शन किस तरह से होती है। और दूसरे पार्ट में जो टैंक के अंदर एंटी वर्टेक्स प्लेट लगती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो NFPA में बताई गई है। और उसके अलावा जो टैंक की साइज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है जो NFPA स्टैंडर्ड में बताई गई, उसकी भी तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मेरी पुरानी 3 वीडियो या 4 वीडियो का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहाँ से मैंने ये तकरीबन इसका कंटेंट लिया है और उसको समराइज किया है, जैसे आपको फायर वाटर टैंक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सामने जो नज़र आ रही है अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये फायर का सक्शन का पाइप है, फायर फाइटिंग लाइन है जो टैंक के साथ ये कनेक्ट हुई है। और ये टैंक के साथ ये फायर फाइटिंग का ये पाइप जा रहा है पंप की तरफ। दोस्तों ये एक फायर फाइटिंग सिस्टम की ड्राइंग है, जिसमें एक ये रिजर्वायर टैंक जो फायर फाइटिंग की दिखाई गई है, उसमें ये पंप्स दिखाए गए हैं और पंप से रिलेटेड जो भी इसके पाइप्स या सिस्टम है वो बताया गया है। तो हम फोकस करते हैं हम इस टैंक की तरफ। तो टैंक वैसे 2 पोर्शन पे बनी हुई है, एक डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज के लिए बनी हुई है और दूसरा फायर रिजर्व बनी हुई है। तो इसका मतलब है ये फायर का वाटर भी इसमें स्टोर होगा और डोमेस्टिक जो वाटर सप्लाई घरों के लिए यूज़ होगा पानी, वो भी इसमें स्टोर होगा। मगर नीचे वाला लेवल जो है फायर के लिए रिज़र्व किया हुआ है, वो हमेशा जो फायर के पंप है नीचे से सक्शन लेंगे और वाटर सप्लाई के जो पंप है तो फायर वाटर के लेवल के ऊपर से सक्शन लेंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें लेवल दिए गए। देखिए यहाँ पर हाई लेवल अलार्म स्विच ये टैंक का दिया गया है और उसके बाद दूसरा दिया है लो लेवल कट ऑफ स्विच फॉर डोमेस्टिक वाटर। तो डोमेस्टिक वाटर अगर पानी यूज़ होगा तो वो इस लेवल पे कट हो जाएगा और इस लेवल पे ये फुल अलार्म देगा, तो पता चलेगा कि टैंक भर गई है। और इस लेवल पे पंप बंद हो जाएगा जैसे पहुंचेगा फायर वाले लेवल पे। और उसके बाद नीचे जो लेवल दिया गया लो लेवल कट ऑफ स्विच फायर पंप, तो फायर पंप जो है तो पानी अगर यहाँ के नीचे आ जाएगा तो फायर पंप कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये फायर का पंप का ये वाला लेवल जो है तो हाई अलार्म लेवल फायर पंप का होगा। वैसे यहाँ पर हाई अलार्म फायर पंप की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डोमेस्टिक के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह का अगर ये फायर की टैंकी हमारी ग्राउंड फ्लोर पे भी लगती हैं या बेसमेंट में भी लगती है, बेसमेंट में साथ में एक रूम बनाया जाता है और उसमें ये 3 पंप कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे जोकी पंप होता है, एक इलेक्ट्रिकल पंप होता है और दूसरा ये डीजल इंजन पंप होता है। तो हम इसको टैंक को फोकस करते हैं। दोस्तों फायर फाइटिंग के लिए या डोमेस्टिक वाटर के लिए जो वाटर स्टोरेज की टैंक यूज़ होती है, तो उसमें मुख्तलिफ लेवल अलार्म स्विच दिए जाते हैं, वो फायर वाटर हो या डोमेस्टिक वाटर हो। तो इसमें देखें ये गाइडेड वेव रेडार लेवल ट्रांसमीटर दिया गया है, वो भी लेवल को देखने के लिए अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर भी दिया गया है, वो भी लेवल को चेक करते हैं। कंडक्टिव मल्टी पॉइंट स्विच भी दिए गए, या हाइड्रोस्टैटिक लेवल ट्रांसमीटर दिया गया है, या ये वाइब्रेशन फॉग लेवल स्विच है, ये अपर लेवल वाइब्रेशन फॉग स्विच लेवल, ये नीचे वाले लेवल को ये चेक करते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये फ्लोट लेवल स्विच दिया गया है। और उसके बाद ये जो नोब दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल स्विच है, ऊपर वाला लेवल, और ये वाला अल्ट्रॉनिक लेवल स्विच लो लेवल वाला। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो अलार्म लेवल स्विचेस लगते हैं, जो लो लेवल, मीडियम लेवल या हाई लेवल, तो ये मुख्तलिफ लेवल बताते हैं। इस तरह के फायर फाइटिंग में भी लगते हैं और डोमेस्टिक वाटर में भी ये टैंके के लेवल लगते हैं और वो यूज़ होते हैं, जैसे हमें पता चले कि पानी का लेवल टैंक के अंदर कितना है। उसके बाद दोस्तों ये जो फायर वाटर की टैंक में ऑलरेडी ड्राइंग की मदद से आपको एक्सप्लेन कर चुका, तो उसमें हाई लेवल अलार्म स्विच, लो लेवल कट ऑफ डोमेस्टिक वाटर का था और लो लेवल कट ऑफ फायर का पंप का था। मगर यहाँ पर नोट करना है कि लो लेवल फायर के पंप जो कट ऑफ होगा तो NFPA यहाँ पर यह बताता है, तो फायर का अगर आपका लो लेवल आ जाए तो आपको ये चीज़ नोट करनी है, तो वो लो लेवल जो है 24 इंच से कम नहीं हो। जैसे यहाँ पर हमेशा आपने देखी होगी तो टैंक में जो सक्शन होता है फायर पंप का, तो वहाँ पर एंटी वर्टेक्स प्लेट लगी होती है। तो एंटी वर्टेक्स प्लेट से लेकर जो पानी का ऊपर आपको 24 इंच, इसका मतलब 2 फुट पानी हमेशा लो लेवल पे यहाँ पर रुका रहे, वो हमेशा हो, क्योंकि ये लाइन नीचे खाली हो जाएगी पाइप
पानी यहाँ पर टैंक में नहीं होगा और पंप खाली चलेगा तो पंप में फिर बिगाड़ आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है, एयर आ जाती है और वियर टियर आ जाते हैं पाइप, और ये पंप पाइप और फिटिंग्स हमारी डैमेज हो सकती है। इस वजह से NFPA रिकमेंड करता है कि आपकी एंटी वर्टेक्स प्लेट से लेकर 2 फुट हाइट तक हमेशा पानी रहना चाहिए और लो लेवल जो आपका पानी होगा, जहाँ अलार्म लो लेवल लगाएं तो ये 24 इंच हाइट पे लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऐसे जनरल जो लो लेवल स्विचेस हम लगाते हैं तो टैंक में वो तकरीबन 20 से 30% हमारा एम्प्टी जैसे टैंक हो रही है तो वो परसेंटेज के हिसाब से ये होनी चाहिए। और हाई लेवल हम जो स्विच लगाते हैं वो अलर्ट हमें तब बताता है टैंक तकरीबन जो टिपिकली 90 से 80% वो फुल हो, तो वो हमें हाई लेवल स्विच लगाते हैं। और इसके अलावा जो अलार्म स्विच लगाते हैं, अलार्म स्विच हम इस वजह से लगाते हैं जैसे अलार्म इनिशिएट हो या नोटिफिकेशन हमें मिले तो टैंक का लेवल नीचे आ गया है सर्टेन लेवल तक, तो कौन से लेवल 50 से 70% तक ये हमें लगाते हैं, तो जैसे हमें अलार्म मिल जाए तो टैंक 50 to 60% या 50 to 70% फुल हो गई है। इस हिस्से में मैं आपको पाइप्स कनेक्ट होते हैं या उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो आइए इसको देखते हैं। फायर फाइटिंग के लिए अंडरग्राउंड टैंक हो या ग्राउंड सरफेस हो या ओवरहेड टैंक हो, बहरहाल जो भी टैंक है उसमें पानी हमेशा फायर फाइटिंग का रिजर्व रहता है। वो रिजर्व कैपेसिटी सिस्टम के कितना बड़ा सिस्टम लग रहा है उसके हिसाब से टैंक डिसाइड की जाती है और कंस्ट्रक्ट की जाती है। टैंक के मुख्तलिफ वाटर लेवल गेज लगते हैं। वाटर लेवल गेज का मकसद ये होता है कि पानी कितनी क्वांटिटी मौजूद है ये सारी चेक कर सकते हैं। वाटर लेवल गेज फिजिकल चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल के जरिए BMS से भी कनेक्ट होते हैं या इंडिकेशन लाइट के जरिए भी होते हैं। लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल पाइपलाइन फायर फाइटिंग टैंक के साथ कनेक्ट होते हैं। एक मेकअप लाइन होती है, मेकअप लाइन कहलाती है फिलिंग लाइन जो टैंक को फिल करने के लिए यूज़ होती है, और दूसरी डिस्चार्ज लाइन होती है जो टैंक से पानी डिस्चार्ज होकर फायर फाइटिंग पंप को सप्लाई होता है, और तीसरी लाइन ओवरफ्लो की होती है। अगर टैंक फिल हो गई है तो ओवरफ्लो की लाइन हम ड्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं या अगर कोई और टैंक या सोर्स है वहाँ पर कनेक्ट करते हैं या पानी जिस तरह हमारा ज़ाया नहीं हो। और चौथी लाइन हम वो ड्रेन के लिए यूज़ होती है अगर टैंक का पानी हमें खाली करना है या टैंक को अंदर उसकी सर्विस करनी है या टैंक को अंदर से धोना है, खोल देते हैं वो ड्रेन हो जाता है। मोस्टली ओवरफ्लो और ड्रेन लाइन आपस में कनेक्ट करते हैं। ओवरफ्लो डायरेक्ट जाती है लाइन और ड्रेन लाइन के नीचे वाल लगाते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ड्रेन लाइन को खोलेंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि फायर वाटर टैंक के अंदर जो एंटी वर्टेक्स प्लेट लगी होती है तो उसके बारे में NFPA क्या बताता है और ये क्यों लगी होती है, इसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों एंटी वर्टेक्स प्लेट एक स्पेशल कंपोनेंट है। एंटी वर्टेक्स प्लेट अक्सर फायर फाइटिंग की टैंक के अंदर लगता है जो फायर के पंप होते हैं उसके सक्शन के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ये आप टैंक को नज़र आ रही है, टैंक के अंदर ये एंटी वर्टेक्स प्लेट लगी हुई है और ये एंटी वर्टेक्स प्लेट आगे जो पंप फायर फाइटिंग का लगेगा उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि जैसे टर्बुलेंस जो पानी में हो तो उसको कंट्रोल करे। अगर पानी जैसे पंप फायर फाइटिंग के चलेंगे और ये पानी सक्शन करेगा तो पानी में ये टर्बुलेंस आ जाती है। टर्बुलेंस क्या होती है, अगर आप सिंपल लफ्ज़ों में ये समझें तो पानी एक स्मूथ फ्लो नहीं होता, पानी में एक बिगाड़ आ जाता है और वो जिगजैग नमूने से पानी फ्लो होता है, उसको टर्बुलेंस बोलते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, जो टर्बुलेंस है चेंजेस इन प्रेशर एंड फ्लो वेलोसिटी। इसका मतलब है जब भी पानी इस यहाँ से पंप चलेगा और सक्शन करेगा उस सूरत में अगर आप एंटी वर्टेक्स प्लेट लगाएंगे तो एंटी वर्टेक्स प्लेट लगाने की वजह से प्रेशर और फ्लो में चेंजेस नहीं आएंगी और प्रेशर और फ्लो पानी का स्मूथली होगा। अगर वेलोसिटी को कंट्रोल करेंगे जो पानी का फ्लो होगा, फ्लूइड का फ्लो होगा वो स्मूथली होगा और उससे नतीजा क्या निकलता है कि उससे नतीजा ये निकलता है कि जो कैविटेशन फ्लूइड में होती है, पानी में होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। वो कैविटेशन क्या होती है, जैसे आपने अक्सर फायर फाइटिंग के पंप देखे होंगे, जब भी चलते हैं तो आपने अक्सर बहुत सी जगहों पे वाइब्रेशन चलते हुए नज़र आई होगी या साउंड नज़र आएगा, एबनॉर्मल साउंड। अक्सर फायर फाइटिंग के पंप रूम के अंदर जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं, वो समझते हैं कोई ज़लज़ला आ गया।
या कोई इस तरह से अजीब सी वाइब्रेशन एक डरावनी हो जाती है। वो इस वजह से होती है कि पंप में कैविटेशन होती है। पंप में कैविटेशन क्यों होती है? उसमें जो अचानक एकदम से एक जो है साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें एयर की बबल की वजह से। पानी के अंदर जो ये अगर फ्लो होगा तो उसमें एयर मिक्स हो जाएगी, जो पानी होगा उसके साथ एयर मिक्स हो जाएगी, और पानी जो फ्लो होगा तो उसके एयर मिक्स वाला वाटर जाएगा। और ये इस वजह से होता है, जो सक्शन होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वाटर के साथ एयर मिक्स होगा ये, इस वजह नेट पॉजिटिव सक्शन हेड लो हो गया है, कम हो गया है एयर मिक्स होने की वजह से। इस वजह से ये वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो फायर फाइटिंग का पंप इसके साथ कनेक्ट होगा उसमें डैमेजेस आ जाती है। कौन सी डैमेजेस आ जाती है? वो इम्पेलर डैमेज हो जाता है, या पंप की होजिंग वो डैमेज होती है। जो फायर फाइटिंग का पंप है उसके अंदर इम्पेलर लगा होता है, और फायर फाइटिंग के पंप की होजिंग जो जिसके इम्पेलर जिसके अंदर लगा हुआ है, ऊपर वाला जो शेल होता है उसको हम होजिंग बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है। वो इस वजह से डैमेज हो जाती है तो अंदर जो पानी के साथ एयर मिक्स हो गई है, और उसकी वजह से नॉइस भी हो जाएगा, वाइब्रेशन भी हो जाएगा, और सरफेस के अंदर जो है कोरोजन इरोजन भी पैदा हो जाएगी, जंग पैदा हो जाएगा। इस वजह से जो इसका इम्पेलर और पंप की होजिंग है वो डैमेज हो जाती है। सिंपली हम कहें तो वो पंप हमारा ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट के साथ जो जॉइंटिंग है वो भी वीक हो जाएगी। और टैंक के साथ जो फ्लेंज है या स्लीव लगी हुई है वो भी उसकी क्रैक आ जाएंगे। एक किस्म की जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, नॉइस होगा, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं और उसमें वियर टियर और बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसकी वजह से पंप और दूसरी एक्सेसरीज में नुकसान हो जाता है, और नुकसान काफ़ी होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये नुकसान नहीं हो, और वाइब्रेशन नहीं हो, एबनॉर्मल साउंड नहीं हो, और पंप के अंदर इरोजन भी नहीं हो, और पंप में जो पानी का फ़्लो हो वो स्मूथली हो, लेमिनर फ्लो हो, टर्बुलेंट फ्लो नहीं हो, तो उस वजह से आपको ये एंटी वर्टेक्स प्लेट लगानी होगी। एंटी वर्टेक्स प्लेट लगाने की वजह से जो पानी जो सक्शन होगा फायर फाइटिंग का टैंक की मदद, टैंक के अंदर से जो पानी सक्शन होगा तो उसमें एयर मिक्स नहीं होगी। उसमें एयर मिक्स नहीं होगी तो वो वर्टेक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे पानी आपने देखा होगा, पानी एक घूम रहा होता है और उसके बीच में एक होल हो जाता है, वो बेसिकली वर्टेक्स होता है। तो उस वर्टेक्स को ख़त्म करते वो होल होता है, तो उसके साथ एयर भी मिक्स हो रही होती है। तो उस वर्टेक्स को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी वर्टेक्स प्लेट लगानी होती है। जैसे पंप और दूसरी जो एक्सेसरीज है, पंप के साथ पाइप है, जॉइंट है, उनको सेव किया जाए और उनकी लाइफ को बढ़ाया जाए, और सारा सिस्टम हमारा स्मूथली लेमिनर फ्लो से पानी चलता रहे और हमारा सिस्टम भी सेफ रहे। और दोस्तों लास्ट और आखिरी जो हिस्सा है इस वीडियो का, उसमें फायर वाटर टैंक की साइज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, जो NFPA की रिक्वायरमेंट है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ये पार्ट ज़रूर आप देखिएगा। तो इस सिस्टम में जो पानी फ्लो होगा या पानी इस सिस्टम के लिए चाहिए वो 750 GPM चाहिए। तो उसके लिए 750 GPM चाहिए, तो जो हमें टैंक डिज़ाइन करनी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो वो हम अभी यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से उसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये एक एग्जांपल है, इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर स्टोरेज टैंक में फायर पंप जो सप्लाई कर रहा है लाइट हेजर स्प्रिंकलर सिस्टम जो कंबाइंड सिस्टम, उसमें 750 GPM की डिमांड है। और फिर हमें वाटर स्टोरेज टैंक की साइज़ क्या होगी या उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखें, ये मैंने वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट पाइप शेड्यूल स्प्रिंकलर की बताई है जो NFPA 13 में बताई गई है। ये दूसरी है जो स्ट्रीम अलाउंस वाटर सप्लाई को हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में, तो ये आपको NFPA 13 में मिलेगी। स्प्रिंकलर अगर सिस्टम है तो वो लाइट हैज़र्ड, ऑर्डिनरी हैज़र्ड है, और ये लाइट, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा हैज़र्ड। तो ये वाली पाइप शेड्यूल मेथड के ज़रिए डिज़ाइन करेंगे तो आप ये शेड्यूल लेंगे, और हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के लिए करेंगे तो ये लेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है वो लाइट हैज़र्ड का है, तो लाइट हैज़र्ड को हम लेंगे। जैसे यहाँ पर भी लाइट हैज़र्ड है, यहाँ पर भी लाइट हैज़र्ड है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो सिस्टम की हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी है, तो वो जो फ्लो की रिक्वायरमेंट है सिस्टम की 750 GPM जो एग्जांपल में हमें ये मालूम हुई।
उसके बाद ये लाइट हैज़र्ड हमारा सिस्टम है। हम सपोज करें ये पाइप शेड्यूल मेथड पे ये सिस्टम हम डिज़ाइन किया है, तो पाइप शेड्यूल मेथड में जो ड्यूरेशन दी हुई है वो 30 मिनट से 60 मिनट होनी चाहिए। देखिए ये जो पाइप शेड्यूल मेथड है स्प्रिंकलर का, इसमें ये ड्यूरेशन दी हुई है, तो लाइट हैज़र्ड के लिए 30 मिनट से 60 मिनट है। अगर यही सेम ही सिस्टम अगर आप हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें लाइट हैज़र्ड में हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के लिए आप ये टेबल लेंगे, उसमें लाइट हैज़र्ड की ड्यूरेशन जो है 30 मिनट दी हुई है। तो अभी आगे चलते हैं। देखिए ये लाइट हैज़र्ड में अगर हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी ड्यूरेशन 30 मिनट होगी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाई। उसके बाद टैंक की कैपेसिटी हमें निकालनी है, तो हमें पता है तो सिस्टम को फ्लो 750 GPM जा रहा है, 750, और उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करते हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन हम सपोज कर रहे हैं, तो ये सिस्टम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन पे तो 30 मिनट हम लेंगे। अगर पाइप शेड्यूल मेथड है तो उसमें 30 मिनट से 60 मिनट तक आप ले सकते हैं। आप 30 मिनट भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 60 मिनट भी ले सकते हैं, वो डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है तो वो कितने मिनट लेता है। तो हम सपोज करते हैं ये दोनों के लिए, इसके लिए भी 30 मिनट कंसीडर करते हैं, इसके लिए भी 30 मिनट कंसीडर करते हैं। जो हमारा सिस्टम फायर फाइटिंग करेगा, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो पूरे सिस्टम को 100% चलाएं तो पानी 30 मिनट तक वो डिस्चार्ज होता रहे, या पानी की रिक्वायरमेंट 30 मिनट तक हमें मौजूद हो। तो 750 को 30 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 गैलन आ जाएगा, क्योंकि 30 मिनट को हमने 750 से मल्टीप्लाई किया तो 22,500 गैलन आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारी टैंक की कैपेसिटी होगी वो 22,500 गैलन की होगी। हमें मालूम है कि 1 गैलन जो USA 3.78 लीटर के बराबर होता है, और 1 गैलन USA 0.00378 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। अगर आपकी टैंक की कैपेसिटी गैलन में चाहिए तो 22,500 गैलन हो जाएगी। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं लीटर में तो यही जो 22,500 जो गैलन है उसको 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये मैंने ऊपर बताया। तो मल्टीप्लाई किया 85,162 लीटर होगी। अगर कैपेसिटी आप लीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगी। अगर आपको कैपेसिटी टैंक की जो है क्यूबिक मीटर में निकालनी है तो ये 22,500 गैलन है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये यूनिट क्यूबिक मीटर में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 22,500 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 85 क्यूबिक मीटर हमें हमारी टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो जो हमने टैंक की कैपेसिटी निकाली गैलन में आपको 22,500 मिलेगी, अगर लीटर में करेंगे 85,162 आ जाएगी, अगर क्यूबिक मीटर में करेंगे 85 क्यूबिक मीटर मालूम हो जाएगी। इस तरह से हमने ये जो टैंक की कैपेसिटी निकाली और लाइट हैज़र्ड सिस्टम में। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो से आपने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट फायर वाटर टैंक के बारे में थी जो फायर फाइटिंग पंप के लिए यूज़ होती है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कोई चीज़ अभी इस वीडियो में रह रही है जो आपको बतानी चाहिए या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट की सूरत में। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।